नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिमालय तंत्र की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी गंगा नदी तंत्र। इसके पहले हमने हिमालय तंत्र की दो नदियाँ सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी का अपवाह तंत्र का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, तो उसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जिससे क्या है कि एक सीरियल बना रहे और हमें नदी तंत्र समझने में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र और इससे बनने वाले सभी प्रश्न, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो गंगा नदी का अपवाह तंत्र समझने से पहले हम 4 प्रयागों के बारे में जान लेंगे। तो ये 4 प्रयाग हैं और इनका सीधा संबंध गंगा नदी से है, तो इसलिए पहले हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमें ये गंगा नदी तंत्र समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आइए समझ लेते हैं प्रयाग के बारे में। तो मित्रों, जो विष्णु प्रयाग है ये आपके सतोपंथ हिमानी से 2 धाराएं निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। तो जहाँ पर दोनों मिल जाती हैं वहाँ पर एक प्रयाग हो जाता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये दोनों धाराएं जहाँ पर मिल जाती हैं यहाँ पर धाराओं का नाम बदल जाता है, इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है और अलकनंदा के नाम से कुछ दूरी तक यह प्रवाहित होती है। उसके बाद वहाँ एक और नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम होता है पिंडारी, और पिंडारी और अलकनंदा के संगम पर एक और हो जाता है प्रयाग जिसका नाम होता है कर्ण प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बहती हुई आ जाती है और यहाँ से एक और नदी आगे मिल जाती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी, और मंदाकिनी अलकनंदा जहाँ पर मिल जाती हैं वहाँ पर हो जाता है प्रयाग रुद्र प्रयाग। उसके बाद वो अलकनंदा बहती हुई आती है, कुछ दूरी तक आती है। उसके बाद आपके गंगोत्री हिमानी से एक धारा निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी, और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर आकर मिल जाती हैं वहाँ पर एक प्रयाग होता है जिसका नाम होता है देव प्रयाग। और इन्हीं 2 धाराएं जहाँ पर मिल जाती हैं वहाँ से इन दोनों धाराओं को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आपको यह बातें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिल जाती हैं वहाँ से दोनों धाराओं का नाम बदल जाता है और दोनों संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। और गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है, और जो अलकनंदा भी सतोपंथ हिमानी से निकलती है। तो ये दोनों धाराएं हैं यहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है। उसके बाद ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं। तो कुछ सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, इसकी विशेषता है कि इसकी सहायक नदियाँ जो हिमालय तंत्र की हैं और कुछ सहायक नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। तो सबको हम बारी बारी देख लेंगे और पढ़ते हुए चलते हैं आगे। तो पहले हम गंगा को देखेंगे। तो गंगा नदी बहती हुई आती है और आकर पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बट जाती है, और 2 धाराओं का नाम इस कदर हो जाता है। तो एक का नाम हो जाता है भागीरथी और दूसरी का नाम हो जाता है हुगली, और हुगली पर ही बसा हुआ एक सब महानगर है जिसका नाम है कलकत्ता। तो कलकत्ता शहर जो है हुगली नदी के तट पर है, और गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल से वो बांग्लादेश में एंट्री करती है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हम जब आपको ब्रह्मपुत्रा चैप्टर बता रहे थे तो उसमें हमने पद्मा का नाम लिया था। तो इस पद्मा जो है जमुना से मिल जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में जमुना नाम हो जाता है। और दोनों धाराएं कुछ दूर तक आती हैं। उसके बाद मणिपुर से एक नदी आती है मेघना, और मेघना आकर मिल जाती है पद्मा से, और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और यह आके सुंदरबन डेल्टा यानी कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है, और यहाँ पर एक बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का।
तो ये तो अपवाह क्षेत्र के हिसाब से रहा। आइए चलते हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में। हमने अभी बताया कि सहायक नदियों में दो प्रकार की नदियां हैं, एक आपके हिमालय तंत्र की नदियां और एक प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो इनमें जो जल का सर्वाधिक मात्रा अगर हम देखेंगे तो हिमालय तंत्र की जो नदियां निकलती हैं इनमें जो है 80% जो जल है वो आपके हिमालय तंत्र की नदियां सहयोग करती हैं गंगा नदी में। तो चलिए देख लेते हैं इनके हिमालय तंत्र की नदियां। तो हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं वो आके गंगा के बाएं साइड से मिलती हैं और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो आके दाहिने साइड से मिलती हैं। तो बाएं साइड से मिलने वाली नदियों में आपकी रामगंगा, गोमती, आपके घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो चलते हैं। तो देखिए इसमें जो है सारी नदियां तो आपकी निकलती हैं आपके हिमालय के क्षेत्र से, और इधर एक देखेंगे एक नदी आपकी जो है यमुना, ये भी हिमालय तंत्र से निकलती है, लेकिन विशेषता यह है कि यह आपके बाएं साइड से ना मिलकर दाहिने साइड से मिलती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि वो कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो कि हिमालय तंत्र की है लेकिन वो बाएं से ना होकर दाहिने से मिलती है। तो यमुना और गंगा की सबसे बड़ी नदी है। देखिए इसके बाद ये जो आपके रामगंगा हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये तो हिमालय के पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन आपकी गोमती नदी है जो कि आपके मैदानी क्षेत्र से निकलती है। मैदानी क्षेत्र मतलब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पुलहर नामक झील से आपकी गोमती नदी निकलती है। तो ये एकमात्र नदी है जो कि आपके दाहिने बाएं साइड से मिलती है और ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद आपकी घाघरा नदी है, उसके बाद आपकी गंडक नदी है। तो गंडक नदी और कोसी नदी दोनों नेपाल से निकलती हैं और गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी और शालिग्राम नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अपने रास्ता बदलने के लिए काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद महानंदा जो है ये गंगा की सबसे अंतिम और पूर्व में मिलने वाली नदी है आपकी महानंदा, जो कि सिक्किम से निकलती है। इधर हम देखेंगे तो आपके जो कि दाहिने साइड से मिलने वाली नदियां, तो इसमें सबसे ज्यादा नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार की हैं। तो एकमात्र नदी जो है यानी कि यमुना जो नदी है ये आपके हिमालय तंत्र से निकलती है और आके दाहिने साइड से गंगा में मिल जाती है। तो आप इसकी बात कर लेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में 4 नदियां ऐसी हैं जो कि गंगा में अपने जल को सीधे न गिराकर पहले अपने जल को यमुना में मिला देती हैं। तो इसमें आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां जो हैं यमुना की सहायक नदी हैं और यमुना में जल मिलाने के पश्चात यमुना इन सभी जल को गंगा में मिलाने का प्रयास करती है या काम करती है। उसके बाद 2 नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय पठार की, ये सीधे जाकर गंगा में मिल जाती हैं आपकी टोंस नदी और सोन नदी। सोन नदी और टोंस नदी दोनों जाकर गंगा में अपने जल को सीधे मिल जाती हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। सोन नदी आपके अमरकंटक के मैकाले पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से एक और नदी निकलती है आपकी जिसका नाम होता है नर्मदा। तो नर्मदा निकलती है और चली जाती है आपके अरब सागर में, और आपकी सोन नदी निकलती है और चली जाती है कहाँ पर, गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और जो प्रश्न बनते हैं कि गंगा नदी किस जगह से मैदानी क्षेत्रों में एंट्री करती है, तो गंगा नदी हिमालय से निकलकर और हरिद्वार के पास वह यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में एंट्री कर देती है। आप चलते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आप लोग यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और कुछ प्रश्न की तरफ। तो इसकी जो लंबाई है, गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर, आप लोग ऐसे ही याद किए होंगे। तो गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। और कितने राज्य और कितने देशों से होकर ये बहती है, तो आपके 2 देश और 5 राज्य से होकर बहती है। अगर हम देश की बात करेंगे तो देश में आपका एक का हो गया भारत और प्लस बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत में नदी
प्रवाहित होती है। और भारत में किन किन राज्यों में बहती है, तो भारत के राज्य की बात करेंगे हम लोग, तो राज्य में आपके यूपी, यूके यानी कि उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, बिहार हो गया आपका, झारखंड, झारखंड, उसके बाद आपके पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जो कि गंगा नदी से लाभान्वित हैं। तो इनमें जो प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, तो सबसे ज्यादा गंगा नदी आपके यूपी में बहती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से जब कोई एग्जाम होता है तो गंगा नदी से जो प्रश्न बनते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंट्री करती है और किस जिले से बाहर जाती है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले में एंट्री करती है और बलिया के रास्ते निकल जाती है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम झारखंड में। ये आप लोग गलती कर देते हैं क्योंकि झारखंड में बहुत ही कम इसकी दूरी है गंगा नदी की। तो ये लंबाई और देशों में और राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र था। इसको मिटाकर कुछ और प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो और जो प्रश्न होंगे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब किया गया? 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उस समय जो अध्यक्ष थे आपके मनमोहन सिंह। तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे कि राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 2008 में। और एक हमारी एक पवित्र नदी भी है और इसके जल में जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो कीड़े नहीं पड़ने का जो रीजन है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियाफेज। बैक्टीरियाफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से इसके जल में जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से भी हमारी ये गंगा नदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें अगर हम और कुछ से बात करेंगे तो जो आपके रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी है, ये आपके उत्तर प्रदेश में बहती है। और गंडक और कोसी नदी आपके बिहार के क्षेत्र में बहती है। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सुंदरबन के डेल्टा के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पर स्थित है। और यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। और वृक्षों की जो छाल होती है वो क्षारीय होती है, क्योंकि वहाँ पर जो जल है वो खारा होता है। तो ये तो कुछ प्रश्न रहे आपके गंगा नदी तंत्र से। और ये बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और जो अगला हमारा वीडियो होगा वो आपका होगा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। हिमालय तंत्र की आपकी 3 फेमस नदियाँ थी, हमने सब पे वीडियो, सबका अपवाद क्षेत्र हमने हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। उसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चमकते रहिए। जय हिंद, जय भारत।